हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ग्लाइकोलाइसिस। देखो, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा रटने वाला टॉपिक है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, वो सब कुछ हमें याद करना होगा। ये एक साइकिल है, टोटल 10 स्टेप्स की। इसको साइकिल तो नहीं कह सकते, बट हाँ, ये 10 स्टेप्स की रिएक्शंस हैं। 10 रिएक्शंस होंगी जिसमें 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और ये सब हमें याद करना होगा। तो उसको तो हम याद कर लेंगे, लेकिन एक बार पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में होता क्या है। देखो यार, बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है, और आपको ये पता होगा ग्लूकोज से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, वही सब कुछ हमें पढ़ना है। सबसे पहले बॉडी एनर्जी लेती है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। उसके बाद बॉडी और भी पाथवे अपनाती है, सिट्रिक एसिड साइकिल और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, वो सब हम पढ़ेंगे। बट आज हम लोग सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो ग्लूकोज होता है, बॉडी उसको तोड़ देती है पायरुविक एसिड में। इसे आप पायरुविक एसिड कहो या फिर पायरुवेट कहो, एक ही बात है। तो आज हमें ये पढ़ना है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट कैसे बनता है। ये टोटल 10 स्टेप्स में बनता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। और ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है ना, तो हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि ग्लाइकोलिसिस जब हम पूरी पढ़ लेंगे तो वहाँ हमें कुछ एनर्जी मतलब एटीपी तो बॉडी को मिलनी ही चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी नहीं मिलती है। हमें एटीपी लेने से पहले कुछ एटीपी पहले उसमें देनी पड़ती है। इसको ऐसे समझो कि हमें पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है यहाँ पर एटीपी की, उसके बाद हमें रिटर्न में एटीपी मिलती है। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, उसके बाद 2 बार साइकिल को लिखने की कोशिश करूँगा अगर टाइम ज़्यादा रहा तो, वरना आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना और आपको ये पूरी याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। और मैं पहले ही मेंशन कर दूं, मैं वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर्स में नहीं जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ उतने लेवल पे रहूँगा जितना आपको बोर्ड्स में हेल्प रहेगी। ठीक है, तो हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, जिससे ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ज़रा ध्यान से सुनना, 6 का मतलब क्या है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा C6H12O6। तो ऑब्वियस ही बात है, जो छठा कार्बन है वो मेंशन कर रहा है यहाँ पर ये 6। ठीक है, अब एक बात सुनना, जो फॉस्फेट आया है ये आया कहाँ से होगा। ये फॉस्फेट लाने के लिए मैं एटीपी ले आता हूँ और इस एटीपी से ही फॉस्फेट दे दूँगा, और ये बन जाएगा एडीपी। और जो एक फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बना, जो एक फॉस्फेट था वो कहाँ चला गया, ग्लूकोज में ऐड ऑन हो गया। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ एंजाइम यूज़ होता है, बिल्कुल जहाँ भी एटीपी आएगा वहाँ पर हमारा काइनेज यूज़ होगा। और यहाँ पर जो काइनेज यूज़ होता है वो 6 कार्बन की शुगर है। 6 कार्बन के लिए हम हेक्सो यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हेक्सोकाइनेज या फिर आप इसे ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हो। ठीक है, ये था पहला स्टेप। अगला स्टेप देखते हैं। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो वो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, बस इनका स्ट्रक्चर बदल गया है। तो जो स्ट्रक्चर बदला है वो आइसोमर होते हैं ना, जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसका नाम है आइसोमरेज। ये था हमारा दूसरा स्टेप। आई होप आपको 2 स्टेप तो याद हो गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड ऑन हो जाता है। और जो अब फॉस्फेट ऐड ऑन होगा है तो ये C6 ही कार्बन ना, तो एक तो मैंने सबसे लास्ट वाले कार्बन पे फॉस्फेट लगाया था, अब मैं सबसे पहले वाले पे लगा दूंगा। तो मेरा जो बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज, मैंने 2 फॉस्फेट लगा दिए, दैट इज़ 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस यहाँ पर 2 को मेंशन कर रहा है और 1 और 6 मेंशन कर रहे हैं कि पहला कार्बन और 6 कार्बन पे फ्रक्टोज के हमारे पास फॉस्फेट ऐड ऑन हो गया है। देखो, एक फॉस्फेट तो पहले से ही था, एक और फॉस्फेट आया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अगेन एटीपी आएगी। कलर चेंज करके लिखते हैं, एक और एटीपी यहाँ पर खर्च हो जाएगी मेरी, और यहाँ पर मेरा अगेन बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम कौन सा आएगा,
ऑब्वियसली काइनेज आएगा। एटीपी जहाँ भी इन्वॉल्व होगी वहाँ पर एंजाइम काइनेज यूज़ होगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होता है फॉस्फेट लगाने वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, स्पेलिंग को एक बार मैं ठीक से लिख देता हूँ। ओके, अब मेरे पास जो मेरा कंपाउंड है वो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब इसके आगे क्या होगा? ये कौन सा स्टेप है? ये हो गया सेकंड स्टेप और ये रहा मेरा थर्ड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है ना, ये पेस मेकर होता है ग्लाइकोलिसिस का। पेस मेकर मतलब यही डिसाइड करता है कि ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाना है या बैकवर्ड स्टेप में लेकर जाना है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, होता ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो, अगर तो मान लो मेरे को ग्लूकोज को तोड़ने की ज़रूरत है तो आगे जाएगी, लेकिन मान लो बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी है, बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस क्यों होगी? तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वो एंजाइम है जो डिसाइड करेगा कि ग्लाइकोलिसिस को आगे करवाना है या वापस ग्लूकोज ही बना देना है। ठीक है, अब देखना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके ये दो कंपाउंड बना लेता है। कौन कौन से दो कंपाउंड बनाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये एक तो एल्डिहाइड बना लेता है और एक कीटोन बना लेता है। दोनों के नाम आपको याद करने होंगे। एल्डिहाइड जो बनता है उसका नाम होता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ध्यान से सुनना। और कीटोन जो होता है, कीटोन का नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप बुक्स में देखोगे तो इनकी जगह पर शायद आपको ये नाम मिलेंगे, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा G3P। इसका एक और नाम होता है PGAL, जिसे आप पागल भी पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको अभी इसके साथ क्या होगा उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके साथ क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिखूंगा, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, इसको मैं G3P लिख लेता हूँ अभी के लिए। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। यहाँ पर फ्रक्टोज के ऊपर 2 फॉस्फेट थे, 2 में ब्रेक हो गया तो एक फॉस्फेट एल्डिहाइड के पास चला गया और एक फॉस्फेट कीटोन के पास आ गया। तो एल्डिहाइड के साथ अब क्या होगा, आगे की कहानी सुनो। इसमें क्या होगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड ऑन करेंगे और वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड ऑन होकर के क्या बनेगा, वो बना लेगा मेरा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। थोड़ी देर यहाँ पर हमें टाइम देना होगा क्योंकि हमें इस स्टेप को थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे। ध्यान से सुनना। देखो, ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो था उसमें कितने कार्बन थे? उसमें ऑब्वियस सी बात है, फ्रक्टोज में 6 कार्बन थे, 2 में टूटा तो 3 कार्बन एक तरफ चले गए होंगे, 3 कार्बन एक तरफ आ गए होंगे। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में 3 कार्बन थे, जिनमें से जो थर्ड कार्बन था उस पर फॉस्फेट लगा था। ऊपर भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन आई थी ना, फ्रक्टोज 6 पे फॉस्फेट लगा था और हमने क्या करा था, हमने 1 पे भी लगा दिया था। सेम हम यहाँ भी कर रहे हैं, हमने यहाँ पर भी 1 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो इसका नाम क्या पड़ गया, 1 और 3 पे बिस फॉस्फो, दो फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर चेंज समझो, ये ग्लिसर एल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बन गया है। एल्डिहाइड से एसिड बनना तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का रिमूवल करवा देते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से। तो मैं यहाँ पर एक NAD लाता हूँ, NAD+, और ये हाइड्रोजन लेकर के NADH बना लेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए। एंड दैट इज़ अ पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टेप। ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, अब इसको साइकिल को आगे चलाते हैं। ध्यान से सुनना, बिस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद यहाँ पर मेरा बनेगा, आगे बनेगा मेरा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या करूँगा यहाँ पर,
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक काम करते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करे जा रहे थे। अब यहाँ से हम लोग करेंगे फॉस्फेट को बाहर निकालना स्टार्ट। देखो पहला फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकालते हैं। पहला फॉस्फेट जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ADP को लेकर आओ और उसको ATP में कन्वर्ट करवा लो। एक फॉस्फेट आपने इसमें से निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, एक फॉस्फेट निकाल लिया तो क्या बच गया आपका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वो थर्ड कार्बन वाला ही बचा रहेगा। फर्स्ट कार्बन वाला आपने निकाल लिया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसको शॉर्ट में 3PGA भी लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर एंजाइम्स के नाम चलो थोड़ी देर में याद करवा दूंगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद ये जो फॉस्फेट 3 पे है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकंड कार्बन पे। 3 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है ना, 1 2 3, और ये थर्ड वाले पे फॉस्फेट है, तो ये जो फॉस्फेट है ये ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा सेकंड वाले पे, तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये बना लेगा इनॉल फॉर्म। इसकी इनॉल फॉर्म आपने इनॉल कंटेंट आपने उसमें पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनॉल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। मैं आपको वो सब आपको नहीं बताना चाह रहा, ना आपको वो सब पढ़ने की ज़रूरत है, याद कर लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। ये बना लेगा आपका फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक है, और फाइनली इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना, ये जो फॉस्फेट यहाँ पर लगा हुआ है, हम इसको भी आखिर में बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ADP को लाए और वहाँ पर ATP निकाल लिया, और बचेगा जो वो हो जाएगा हमारा पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप खत्म हो चुके हैं। अब जो मेन कंसर्न है हमारा वो था एंजाइम के नाम। एंजाइम्स के नाम को ध्यान से समझना। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने क्या करा था, पार्शियल ऑक्सीडेशन करा था। कैसे, हाइड्रोजन निकाल करके, हाइड्रोजन निकाल लिया था, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। और इसी को मैं क्या कह दूंगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला एंजाइम है, उसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मेरे को नहीं लगता इसके नाम को याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद अगले वाले को देखो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ से आपने ATP निकाल दिया, तो अगेन ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा काइनेज। ATP तो जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, काइनेज। एक काम करते हैं, इसको अलग कलर से रखते हैं, काइनेज। लेकिन इस काइनेज का नाम क्या होगा, देखो सुनो, जब ATP निकाल लोगे ना आप इसमें से, तो नीचे वाले के नाम के ऊपर लगाना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। तो एक काम कर लो, इसे लिख लो 3PGA काइनेज, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। अगले वाले का नाम क्या हो जाएगा आपका, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप 3 से 2 पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर जो एंजाइम आपका एक्ट करता है उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ म्यूटेज। और उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपने उसकी इनॉल फॉर्म बना दी, तो ये होता है आपका इनोलेज एंजाइम का काम। और ध्यान रखना, जैसे ही इनोलेज आता है वहाँ पर यहाँ से पानी का रिमूवल भी हो जाता है, तो मैं यहाँ से -H2O लगा देता हूँ। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से जब वाटर निकल जाता है तभी इनोलेज बनता है, सॉरी, तो वाटर निकाल कर ही इनोलेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनवाता है। ठीक है, और फाइनली जो आपका लास्ट है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनना, ये जो होता है यहाँ पर आपका एक एंजाइम काम करता है। ATP आ गया तो ऑब्वियसली काइनेज, और जब भी आप ATP ले रहे हो तो वहाँ पर आप पायरुवेट यूज़ करो, मतलब जो नीचे वाला है उसको यूज़ करो, और जब ATP दे रहे हो तो ऊपर वाले का यूज़ करा करो। जैसे जब हमने ऊपर देखे थे, जब हमने ATP ऐड ऑन करे थे ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो हमने क्या करा, हेक्सोकाइनेज। इसको तो हटा दो, तो एक अलग नाम है, इसमें आप ग्लूकोकाइनेज यूज़ कर रहे थे, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ और ग्लूकोकाइनेज। तो अभी जब ATP दी तो यूज़ करा ऊपर वाले का नाम, और जब ATP निकाल लोगे उसमें से तो यूज़ करना जो उसके नीचे है उसका नाम। जैसे यहाँ पर हमने करा, जब हमने इसमें से ATP निकाला तो यूज़ कर लिया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे 10 के 10 स्टेप खत्म। हमने पेस मेकर भी पढ़ लिया और हमने सारे स्टेप्स भी अच्छे से कवर कर लिए। एक रह गया, इसका क्या होता होगा,
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का बहुत सिंपल है, आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी बनने के बाद दोबारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, स्ट्रक्चर तो अलग अलग था लेकिन फॉर्मूला सेम था, तो आइसोमरेज ने ये काम कर दिया। यहाँ भी तो सेम है, यहाँ पर भी 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ भी 3 कार्बन कंपाउंड है, स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला तो सेम है ना, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा एंजाइम काम कर देगा, आइसोमरेज। एक एंजाइम और रह गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को कौन तोड़वाता है, उस एंजाइम का नाम होता है आपका एल्डोलेज। याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, एल्डोलेज। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सारे के सारे स्टेप्स। अब देखना ग्लाइकोलिसिस की बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ये जितने भी आपको एटीपी मिले हैं ना, एक एटीपी आपको यहाँ पर मिला, एक एटीपी आपको फाइनल यहाँ मिल गया, 2 एटीपी आपको मिल गए, 2 एटीपी आपने इन्वेस्ट करे थे, तो यहाँ तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। ग्लाइकोलिसिस का फ़ायदा ही क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। ये 2 एटीपी तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही मिल गए थे, लेकिन उसके बाद डीएचएपी भी तो कन्वर्ट होगा, और जब डीएचएपी कन्वर्ट होगा तो आपको 2 एटीपी और मिलेंगे, और ग्लाइकोलिसिस में आपको सिर्फ 2 एटीपी ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा NADH कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक NADH ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से मिलेगा, फिर DHAP ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, वो भी एक NADH देगा, तो 2 आपको NADH मिल जाएंगे। तो अब ज़रा ग्लाइकोलिसिस का ज़रा बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने इन्वेस्ट क्या क्या किया था, और उसके बाद आपको रिटर्न में क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो आपने ग्लूकोज दिया था ग्लाइकोलिसिस में, और उसके बदले में आपको 2 तो पायरूवेट मिले हैं। ठीक है, आपने 2 एटीपी इन्वेस्ट करी थी जिसके बदले आपको 4 एटीपी मिले हैं। यहाँ पर हम नेट गेन भी लिख लेते हैं। ठीक है, 2 एटीपी लगाए थे, 4 एटीपी आपको मिल गए, तो नेट गेन प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 एटीपी का आपका नेट प्रॉफिट रहा। उसके बाद आपको 2 NADH भी मिले हैं, और ये 2 NADH आगे जा कर के आपको 3 एटीपी मतलब 6 एटीपी दे देंगे। ठीक है, तो नेट गेन में आपको 2 NADH भी मिल गए हैं, और 2 पायरूवेट भी मिले हैं। ये सब मिलता है आपको ग्लाइकोलिसिस में। अच्छा याद अगर ना रहे ना कि क्या कितना मिल रहा, क्या हिसाब रहा, तो याद रखना ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन होता है वो हमेशा 2 ही होता है, सब कुछ 2 मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। ये हो गई हमारी ग्लाइकोलिसिस ख़त्म। लेकिन एक चीज़ और छूट जाती है यहाँ पर, ये जहाँ जहाँ आपको एटीपी मिल रहे हैं ना, इन स्टेप को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बस इतनी सी बात याद रखना। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ट्राई करूँगा सिट्रिक एसिड साइकिल कवर करने की। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।